आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की यानी कि 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट का नंबर है 11 और आज तारीख है 2 नवंबर और हमारी वर्कशीट है इतिहास यानी कि हमारे अतीत से और पाठ है हमारा 2। तो जब आप अपनी किताब में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, तो इसे हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पिछली 2 क्लासेस में बहुत सारी नॉलेज ले चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये जान लें, भारत जहां पर स्थित है, अब जब ग्लोब पर देखेंगे, नक्शे पर देखेंगे, विश्व के नक्शे पर, तो जहां भारत स्थित है उसे हम पूर्वी देश कहते हैं, पूर्व में स्थित देश। तो पूर्व में आगमन मतलब एशिया महाद्वीप के देशों को हम पूर्वी देश कहते हैं और वहीं हम यूरोप के देशों को पश्चिमी देश कहते हैं। तो पूर्व में आगमन मतलब पूर्वी देशों में आगमन। तो पूर्वी देश मतलब पूर्वी दिशा में स्थित। अब ये भूगोल की थोड़ी सी बात हो गई, पूर्व और पश्चिम। इसका और अधिक डिटेल नहीं समझाते हुए मैं आपको सिर्फ इतना ही याद दिलाऊंगी कि हम पूर्वी देशों में शामिल हैं। तो पूर्व में आगमन मतलब एशिया के देशों की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया और जिसमें कि हम बात करेंगे विशेषकर भारत की। तो चलो शुरू करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। आपको याद ही होगा कि सुल्तान के बारे में हमने बात की थी, सुल्तान के बाद हमने मुगलों के बारे में बात की थी। तो मुगल डायनेस्टी यानी मुगल वंश की जब हमने बात की तो मुगल वंश में जो सबसे अंतिम शक्तिशाली राजा था वो था औरंगजेब और औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। 1707 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो सूबेदार थे, जहां जहां पर जो भी सूबेदार था उसने अपनी अपनी जगह पर कंट्रोल कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया और 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीति क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो, 18वीं सदी का उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट। देखो, एक शतक जो है वो शतक 100 सालों से मिलकर बनता है, यानी एक सदी जो है, यहाँ पे लिखा है ना सदी 100 साल से मिलकर बनती है। तो उत्तरार्ध हो गया लास्ट वाले 25 साल। तो 18वीं सदी के लास्ट वाले 25 साल कौन से हुए? मतलब 1875 से लेके 1775 से लेके 1799 का जो टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड की अगर हम बात करें या अगर हम ये कहें कि 1750 से लेके 1799 उत्तरार्ध अगर हम 2 भागों में बांट ले, 4 भागों में नहीं बांटे, सिर्फ 2 भागों में बांटे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो 50-50 सालों में 2 हिस्से हो गए। तो 1750 से लेके 1799 तक की बात करें तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो 1750-1799 तक हम देखते हैं कि अंग्रेज एक नई ताकत के रूप में उभरने लगे और उनकी एक छोटी सी कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, आज वो पूरे देश के नीति निर्धारक यानी पूरे देश के को कंट्रोल करने वाले बन गए। तो ये बने कैसे? मतलब एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आई थी वो इतनी बड़ी कैसे बन गई? तो कुछ खास वजहें थी और आज हम उन खास वजहों पर निगाह डालते हैं। सबसे पहला, 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड की महारानी थी उस वक्त एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने उनसे एक इजाजतनामा लिया और इसी इजाजतनामा को हम पूर्व में व्यापार का चार्टर बोलते हैं। पूर्व में व्यापार का चार्टर। तो इस इजाजतनामे में यानी कि उन्होंने उनसे एक परमिशन ली। उसमें क्या परमिशन ली? कंपनी ने अपनी महारानी से ये परमिशन ली कि जब हम पूर्व में व्यापार के लिए जाएंगे तो वहां पे और कोई भी कंपनी हमारे साथ नहीं आएगी, यानी कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वहां नहीं आएगी और उनके बाद भी नहीं आएगी। तो जब हम ऐसा कोई अधिकार ले लेते हैं जिसमें सिर्फ हमारा अधिकार हो तो इसको बोलते हैं एकाधिकार, यानी सिर्फ एक का अधिकार रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक का यानी खुद का अधिकार वहां पर बस ले लिया, परमिशन ले ली, एकाधिकार ले लिया। अब इससे इन्हें ये परमिशन मिल गई कि वो अगर पूर्व में जाते हैं तो वहां पे कोई भी नया इलाका खोज कर वहां की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर
इंग्लैंड में और यूरोप के जो बाकी देश हैं जिन्हें हम पश्चिमी देश बोलते हैं, उन देशों में वो उसे ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। भाई जब यही खरीद कर लेकर जाएंगे, कोई और खरीद कर लेकर ही नहीं जाएगा, तो सब लोगों को इन्हीं से ही खरीदना पड़ेगा, तो फिर इनकी मर्जी है, कितनी भी कीमत पर बेच सकते हैं। दूसरी, अब इन्होंने अपनी इंग्लैंड की महारानी से तो परमिशन ले ली कि इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी, लेकिन यूरोप के बाकी जो देश थे वहां पर तो इनकी नहीं चलेगी, तो वहां से तो व्यापारी और कंपनी आ ही रही थी। तो क्या हुआ कि जो दूसरे यूरोप के देश थे, जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल, ये सब जो है पूर्व के देशों में आने लगे, यानी भारत और भारत के आसपास के जो बाकी सब देश हैं वहां पर आने लगे। तो क्योंकि हम अभी भारत की बात करें तो भारत में ये सभी आने लगे। अब ये सब सामान खरीद कर लेकर जाने लगे। जब ये सब सामान खरीद कर वहां लेकर जाने लगे, तो वहां पर क्या हुआ, जिन चीजों को इंग्लैंड महंगी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी महंगी कीमत पर बेच रही थी, वहां ये उन्हें सस्ती कीमत पर बेचने लगे। तो उनकी जगह पर, इंग्लैंड की कंपनी की जगह पर इनकी कंपनियों का सामान खरीदा जाने लगा। तो मजबूरन इंग्लैंड की कंपनी को भी अपने सामान की कीमत कम करनी पड़ी ताकि वो बेची जा सके। तो अब हम देखते हैं कि ये लोग पहुंचे कैसे पूर्व के देश, दूसरे देश। इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते थे, जब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। मतलब ये कि इंग्लैंड जब भारत आया उससे पहले ही पुर्तगाली भारत आ चुके थे और उन्होंने यूरोप के बाजारों में भारत के बने हुए सामान जैसे सूती कपड़ा, रेशम, जिसकी डिमांड वहां बहुत ज्यादा थी, उसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी को भी बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा ही चुकी हूं। अब क्योंकि कीमत बढ़ने और घटने वाली बात जो मैंने आपको बताई, सामान बेचने वाली बात बताई, अब हुआ ये कि सारी अलग अलग देशों की कंपनियां आ गई हैं मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए, जो पूर्वी देशों से सामान खरीद कर ले जाती हैं और पश्चिमी देशों में यानी कि यूरोप के देशों में बेचती हैं। तो अब इनमें होड़ शुरू हो गई और लड़ाइयां शुरू हो गई। भाई सब अपना सामान ज्यादा बेचना चाहते हैं, और जहां पर जिन देशों में, पूर्व के देशों में इन्होंने अपनी बस्तियां बनाई हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान पूर्व के देशों में खरीदना चाहती हैं, तो भाई इनकी लड़ाइयां हर जगह पर शुरू हो गई। पश्चिमी देशों में भी ये लड़ाइयां कर रहे हैं और पूर्वी देशों में जहां से इन्हें सामान खरीदना है वहां से भी लड़ाइयां कर रहे हैं। तो पूर्वी देशों में इन्होंने क्या किया, जहां पर ये सामान खरीदते थे उन इलाकों को इन्होंने किलेबंदी कर ली, बस्तियों की किलेबंदी कर ली। किलेबंदी का क्या मतलब होता है, जहां पर भी इनके एरिए थे उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थरों की दीवारें बना ली। जैसे आपने देख किला, जैसे हम कोई भी किला, जैसे लाल किला है, दूसरे बहुत सारे किले हैं, तुगलकाबाद का किला है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार, जैसे आपने टीवी में देखी होंगी, महाराणा प्रताप नाटक देखा, शिवाजी नाटक देखा, दूसरी कुछ मूवी देखी होंगी आपने, इसमें किला दिखाते हैं और किले की दीवारें कितनी ऊंची होती हैं, उसे बोलते हैं किलेबंदी करना, ऊंची ऊंची दीवारें बनाना। तो इन्होंने अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी कर ली ताकि लड़ाई जब हो तो दूसरी कंपनी इनका सामान लूट कर ना ले जा सके। और इस तरीके से इनका स्थानीय टकराव शासकों में भी होने लगा। मतलब पहले तो ये कंपनियां आपस में लड़ रही थी और ये कंपनियां इतनी ज्यादा लड़ने लगी कि इसका प्रभाव जो है इनके शासकों पर भी पड़ने लगा और यूरोप के देश आपस में भी लड़ने लगे इन कंपनियों के साथ साथ। अब आगे देखते हैं कुछ और खास बातें। उदाहरण के तौर पर हम बंगाल के सूबे को देखते हैं, तो अभी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अभी जिसे हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं, पहले पश्चिमी बंगाल और सॉरी अभी हम जिसे पूर्वी बंगाल, अभी हम जिसे बंगाल के नाम से जानते हैं, अभी बंगाल हमारा एक राज्य है। तो जब हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के साथ हम बांग्लादेश की भी बात करें, पहले ये सारा एक ही इलाका हुआ करता था। जो भी बिहार में जो कुछ एरिया आता है वो भी कई उस समय उस एक इलाके में एक बड़ा इलाका हुआ करता था वो, तो जिसे हम बंगाल के सूबे के रूप में देखते हैं। अब बंगाल के सूबे के बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी वहीं बहती है, बंगाल में बहती है, हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री यानी कि इंग्लैंड की फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वहां पे बस गई और निर्यात होने वाली चीजों को वहां जमा किया जाता था। कहाँ जमा किया जाता था? हुगली नदी के किनारे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई और वहां पे ये अपने सामान को इकट्ठा करने लगे। जैसे जैसे इनका व्यापार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर और व्यापारियों
को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित हुए। वो उनको लगा कि भाई यहाँ पर हमारा व्यापार फैल रहा है, भाई जहाँ पर व्यापार फैलता है लोग वहां बसने लगते हैं, तो ये जो कंपनी के लोग हैं ये वहां बसने लग गए। 1691 से लेकर 1696 तक आते आते कम हुआ ये कि कंपनी ने इतना बड़ा एरिया पर अपना कब्जा कर लिया कि उसके किलेबंदी करने की जरूरत इन्होंने फिर महसूस की और उस जगह के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। अब 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर इन्होंने 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। जमींदारी मतलब वही टैक्स लेने की का जो पूरा प्रोसेस होता है वो इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो भाई अब इन्हें आमदनी भी होने लगेगी। पहले तो ये सामान खरीद रहे थे, लेकिन अब सामान खरीदने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जमींदारी भी ले ली। जमींदारी ले लेंगे तो इनको यहाँ से उनको यहीं पर पैसा मिलने लगेगा। पहले तो ये यहाँ से सामान खरीद कर मुनाफा यूरोप में जाके कमाते थे, लेकिन जब यहाँ जमींदारी ले लेंगे तो लोगों से टैक्स वसूलने लगेंगे, मतलब धन हाथ में आ गया, यहीं के धन से यहीं का सामान खरीद कर लेकर जाएंगे, यानी इनका अपना गांठ से अपनी जेब से कोई भी धन नहीं लगेगा। अब जो 3 गांव इन्होंने खरीदे थे उसमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बन गया। जो आज हम बात करते हैं बंगाल की राजधानी कौन, कैपिटल कौन, तो हम कहते हैं कलकत्ता। तो वो तो पहले वो एक कोलकाता छोटा गांव था और उसकी जमींदारी भी इन्होंने खरीद ली थी। कब? 1698 में। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया। फरमान का मतलब क्या है? फरमान का मतलब है इजाजतनामा, आदेश। उन्होंने औरंगजेब से आदेश प्राप्त कर लिया, यानी उनसे परमिशन ले ली कि कंपनी जो है कोई भी टैक्स दिए बिना व्यापार कर सकती है। अब हुआ क्या, ये अधिकार तो औरंगजेब ने दिया था कंपनी को, लेकिन जो कंपनी के अफसर थे उन्होंने खुद के पर्सनल व्यापार के लिए, निजी व्यापार के लिए भी इस अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब वो जब पर्सनल कोई ट्रेड कर रहे होते थे तो उस ट्रेड को करते हुए ये भी टैक्स देते नहीं थे, इन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि बंगाल का जो भी रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि जो भी टैक्स था, क्योंकि टैक्स से तो आमदनी होती है, आमदनी होगी तभी तो एक राजा अपनी जनता के लिए, प्रजा के लिए काम कर पाएगा। तो अब जब वहां की आमदनी कम हो गई बंगाल की, तो आमदनी कम होते ही वहां का जो नवाब है, राजा है, राजा को उस वक्त नवाब भी कहा जाता था, तो वहां का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसने इस बात का विरोध किया और इसी विरोध की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में और बंगाल में लड़ाई हुई, यानी कि युद्ध हुआ। लड़ाई भी नहीं, युद्ध हुआ। वो हम आगे वर्कशीट में पढ़ने का मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आज हमने क्या जाना सीखा वो देखते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। सबसे पहला प्रश्न है कि व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला? तो फायदा ये मिला कि इनके प्रतियोगी नहीं थे, कितनी भी ऊंची कीमत पर सामान खरीद सकते थे और यूरोप में जाकर बेच सकते थे। तो ये रहे 2 पॉइंट में मैंने आपको उत्तर बता दिया है। फिर इन्होंने दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो इसलिए यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे क्योंकि यहाँ से कम कीमत पर खरीदते थे, वहां पे ज्यादा कीमत पर बेचते थे तो मुनाफा होता था। और मुनाफा कम इसलिए होने लगा क्योंकि बाकी देश भी यहाँ आकर सामान खरीद कर ले जाने लगे और वहां जाकर बेचने लगे। अब ये अपने मनमानी कीमत पर इंग्लैंड अब सामान नहीं बेच पा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए उनका मुनाफा कम हो गया। तो ये है इसका उत्तर जो मैंने आपको बताया। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप पूरी वर्कशीट को ध्यान से सुने और याद रखें, क्योंकि आपको अलग से पढ़ाने की व्यवस्था अभी हो नहीं पा रही है। तो ये वर्कशीट ही है जो आपके लिए बहुत मददगार है, और दूसरा ये वीडियोस जो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, ये समझ कर कि आप सामने क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अच्छे तरीके से वर्कशीट को पूरा करने की कोशिश करें, एक बात। दूसरी बात ये, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा उत्साह बना रहे, जो बनता है आपके प्यार से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का ऑप्शन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब,
क्लिक करते ही कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे होगा ये कि ऐसी ही आपकी अच्छी अच्छी वर्कशीट्स को मैं आपको समझाती रहूंगी और आपका टॉपिक क्लियर होता रहेगा। तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इन्होंने पूछा है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया था? इसलिए क्योंकि उनका टैक्स यानी कि जो राजस्व था, कर जो था वो बहुत कम होता जा रहा था। चौथा प्रश्न, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? कोई एक उदाहरण देना है। अब क्योंकि आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देना है, इसलिए आप अपनी लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर थोड़ा आसान हो जाए इसलिए मैंने इसका एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखा है। जैसे मानकर चलिए, अगर हमारी जो मम्मी है, माँ है, हमारी माँ के प्रेम पर, उनके स्नेह पर, उनकी केयर पर अगर हमारा एकाधिकार हो जाए, मोनोपोली हमारी हो जाए, तो क्या होगा? घर के बाकी लोग तो उनका स्नेह प्रेम पा नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से वो सभी, उनका जीवन बहुत प्रभावित होगा। हमारे तो मजे आ जाएंगे, हमारे लिए खाना, हमारे लिए पानी, हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए प्यार, सब कुछ हमारे लिए ही होगा। तो हम तो राजा जैसे हो जाएंगे घर के अंदर, क्योंकि सिर्फ हमारे लिए ही मम्मी काम करेंगी तो वो तो बहुत सारे काम आसानी से कर सकती हैं, सबके लिए सब इतना सारा काम कर पाती हैं, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी से इतना सब कुछ, इससे ज्यादा कर पाएंगी। लेकिन बाकी लोगों की स्थिति बुरी हो जाएगी। बाकी घर के जितने भी लोग हैं, पापा, भाई, बहन, जो भी घर में हैं, उनको ना समय पे खाना मिलेगा, ना समय पे साफ कपड़े मिलेंगे, ना दूसरी चीजें मिलेंगी। तो एकाधिकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, साथ में हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी वर्कशीट के साथ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।